स्टार न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। झारखंड के अंदर 13 नवंबर को चुनाव होगा फर्स्ट फेज का, 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होना है। उसके बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के साथ चुनाव होगा। ऐसे में उसके बाद से जो है सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई। जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की उसके बाद से सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई। दिल्ली से लेकर झारखंड तक जो है सियासी हलचल देखी जा सकती है और उसे महसूस किया जा सकता है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से लगातार जो है मीटिंग का दौर पहले से भी चालू था। उसके बाद भी जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की उसके बाद भी दिल्ली के अंदर बीजेपी की बैठक पर बैठक चालू रही। कल भी काफ़ी देर तक, रात तक बैठक चली, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जेपी नड्डा शामिल हुए, बड़े बड़े जितने भी नेता थे सभी शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हो, असम के सीएम हो, आपका बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह क्यों ना हो, सभी लोग जो है इस मीटिंग में शामिल हुए। और कहा जा रहा है इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ों पर बातें हुई और लिस्ट पर भी मंथन चला। काफ़ी देर तक मंथन के बाद एक फाइनल लिस्ट पर जो है मुहर भी लगी है। वही बात करें, अगर हम बात कर ले थोड़ा इधर, तो हम बात कर ले इंडिया अलायंस की बात कर ले। तो इंडिया अलायंस की बात करें तो अभी तक इंडिया अलायंस में सब कुछ क्या ठीक है, ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी सीटों को लेकर कोई बातें सामने निकल कर नहीं आ रही कि इंडिया अलायंस में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। फिलहाल इसको लेकर अभी कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े नेता दिल्ली गए हुए हैं, वहां पर भी बैठक का दौर चालू है और ऐसे में बैठक की जाएगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें लेनी चाहिए, कितनी सीटों पर जेएमएम मान जाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और यहां बात की जाए आरजेडी कितनी सीटें लेगा, तो अभी इंडिया अलायंस के अंदर अभी थोड़ा पसोपेश फंसा हुआ है। वही बीजेपी की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो जो है काफ़ी सक्रिय हो चुका है। और ऐसे में बात की जाए यहाँ पर मुद्दों की बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर जो पार्टियां हैं आगे बढ़ेंगी, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। प्रदीप सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, सवाल आपसे। प्रदीप सिन्हा जी, काफ़ी एक्टिव हो गई है बीजेपी। एक्टिव तो कुछ एक महीने पहले ही हो गई थी। स्टार जो कहते पीएम मोदी यहाँ पर आए, बात की जाए गृह मंत्री यहाँ पर आए, यहाँ पर राजनाथ सिंह आए। बीजेपी एक्टिव तो एक महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन इस बीच में काफ़ी एक्टिव हो गई है। क्या जो बात की जाए सीट शेयरिंग की बात तो चल रही थी आजसू के बीच में, जेडीयू के बीच में, आरएलजेपी के बीच में, तो क्या इन सब के बीच में आप लोग की बातें सही हो गई है? एलजेपीआर, माफ कीजिएगा, एलजेपीआर के बीच में, तो क्या इन सब बातें सब कुछ सॉर्ट आउट हो गई है? देखिए, जिस सक्रियता की बात आप कर रहे थे वो परिवर्तन यात्रा के क्रम की बात आपने बताई कि प्रधानमंत्री मोदी भी आए, अमित शाह भी आए, राजनाथ सिंह भी आए और तमाम वरिष्ठ नेता जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी आए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमने आधारशिला रख दी थी। अब सिर्फ हमें बुनियाद खड़ा करके आगे की लड़ाई लड़नी है। और आपने देखा होगा कि जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल की बात है तो परिवर्तन यात्रा के दौरान भी हम लोगों ने बड़े जोर शोर से जो काम हमें सौंपा गया था हमने किया। 200 प्रखंडों से यात्रा गुजरी, लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संपर्क अभियान की शुरुआत हम पहले ही कर चुके हैं। अब बाकी औपचारिकताएं, चुनावी सभाएं जो होनी है या फिर संपर्क अभियान होना, वो बाकी है। अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि अलायंस में सीट शेयरिंग का क्या होगा, देखिए हमारे जो पार्टनर्स हैं उनमें कहीं भी आपने किसी की खटराग नहीं सुनी होगी कि इतने से कम सीटों पर हम लड़ेंगे नहीं या फिर मानेंगे नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। 12 सीट कह रही थी भाई, अभी तक तो मैं समझता हूँ खीरू महतो को छोड़ के किसी उनके राष्ट्रीय नेता का बयान तो नहीं आया है। संजय झा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सेंटर में, तो संजय झा क्या बोलेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें फोरम पर रखी जा चुकी हैं और मोटा मोटी सहमति बन भी चुका है। सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। अब समय का इंतजार है। कल चूंकि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की, अब उसके पश्चात बैठक का दौर दिल्ली में चल रहा है कि किसको किन सीट से लगाना है, किसके हिस्से कितनी सीटें जाएंगी, कौन सहयोगी कौन कौन सीटों पर लड़ेगा, ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। फार्मूला तय होने के बाद वो घोषणा भी हो जाएगी और बहुत समय नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ कि आज शाम तक या फिर कल घोषणा हो जाएगी। चूंकि 18 तारीख से नोटिफिकेशन होना है फर्स्ट पेज का, नॉमिनेशन की तिथि शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए बहुत देर तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रत्याशियों को भी तैयारी का पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए। इसलिए अब कार्यकर्ता इस आस में है कि एक बार घोषणा हो जाए, फिर जो काम उनके जिम्मे है, जो उनको करना है, संपर्क अभियान, प्रातःकाल जो फेरी निकालते हैं लोग, तो वो सारी चीजें हैं जो हम करेंगे। अच्छा, बात की जाए प्रदीप सिन्हा जी, यहाँ पर मुद्दे, अब तो मुद्दों की बात होगी। अब की मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए, गोगो दीदी योजना की बात कर रहे थे आप, इधर कैबिनेट की बैठक बैठाकर देखिए किस तरह से जो हेमंत सरकार ने अब 2,500 रुपये कर दिए महिला सम्मान योजना में, अब 2,500 रुपये दिए जाएंगे। तो गोगो योजना को चैलेंज कर दिया उन्होंने। तो अब ऐसे में लोग इधर उधर फिर क्यों जाएंगे जब एक तरफ महिला सम्मान योजना मिल रही है? तो जी, इस चैलेंज करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। अगर महिला सशक्तिकरण विषय होता, उनका आर्थिक सशक्तिकरण विषय होता, तो इस सरकार के कार्यकाल के पहले 1-2 महीने में ही इस योजना को लागू किया जा सकता था। लेकिन सरकार जाने के पहले 2 महीने पहले इसकी मतलब घोषणा की गई। तो नीयत पर प्रश्न है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो हम 2100 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे, तो इनको लगा हम तो पिछड़ रहे हैं, 1000 दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने 2100 घोषणा कर दी। अब कैबिनेट में लाना इनकी मजबूरी थी कि इनको ये दिखाना है कि हम आपके लिए कुछ बढ़िया सोच रहे हैं। आप बढ़िया सोच रहे हैं, इसके लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन बढ़िया सोचने का काफी समय था आपके पास। 60 महीने का जो समय आपको मिला, आपने उसमें कोई विचार नहीं किया। आनंद फानंद में जो है, जिस तरह से आप कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, तुरंत घोषणा करते हैं, कल उसका क्या हश्र होगा कोई नहीं जानता। तो सरकार की नीयत पर इसलिए सवाल है, उनकी टाइमिंग पर सवाल है कि आपको करने से किसने रोका था? आपका फ्री हैंड था, 50 विधायक आपके थे, आपको कहीं बाध्यता नहीं थी कि कोई सदन की अनुमति लेनी है या फिर बहुमत का कोई प्रश्न नहीं था आपके सामने। तो इसलिए सरकार जो कर रही है उसके नियत में खोट है, और सरकार मजबूरी बस कर रही है, ताकि उनको ऐसा लग रहा है कि चूंकि हमने कुछ किए नहीं, जो कोर इश्यू था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अब आप बताइए कि जब 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस जनता के बीच थे, तो झारखंड अस्मिता का प्रश्न बताते से 1932 के खतियान को। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कांग्रेस या आरजेडी का कोई भी नेता उस पर बात तक नहीं करना चाहता, उसकी चर्चा तक नहीं करता। 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी इन लोगों ने, वो भुला गए। उसके अलावे कई ऐसे अहम इशू हैं, खासकर आप स्थानीय नीति और रोजगार नीति, जो झारखंडी अस्मिता से जोड़कर देखा जाता था कि हम ये तय कर देंगे तो यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा, पलायन नहीं करना होगा। तो ये जो विफलताएं हैं सरकार की, इसको हम जनता के बीच पहले भी ले जाते रहे हैं, और चुनाव के दौरान और जोर शोर से प्रभावी ढंग से हम अपने मतदाताओं के बीच इसको लेकर जाएंगे। अच्छा, यहाँ बात की जाए, जो आप लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को साधने की कोशिश आप भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जेएमएम भी कर रही है, क्योंकि उसको ही मालूम है कि आधी आबादी अगर एक तरफ आ जाती है, हमारी तरफ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो मिलेगा। तो आप लोग भी लगे हुए हैं महिलाओं को साधने के लिए? देखिए, साधने का विषय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 वर्षों का, तो चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो कि महिला जो घर के प्रमुख है उसके नाम से रजिस्ट्री करेंगे, उसके अलावे उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर दिया जाएगा वो महिला के नाम से दिया जाएगा, उसके अलावे इलाज की व्यवस्था की गई, शुद्ध पेयजल उनके घरों तक पहुंचे उसकी व्यवस्था की गई। हालांकि सरकार 40% से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाई। तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में बुनियादी परिवर्तन किस तरह से आ सकता है। जो आवश्यकताएं की मतलब आप कह सकते हैं बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिनके लिए उनको जूझना पड़ता था, वो डोर स्टेप पर सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी गई। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ताकत देता है महिलाओं को कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया, करके दिखाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि गोगो दीदी योजना जो प्रस्तावित है, सरकार बनते ही हमारे नेताओं ने कहा है कि 11 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आप लोग कह रहे हैं गोगो दीदी योजना की बात कर रहे हैं, इधर ये महिला सम्मान योजना को काफ़ी प्रोजेक्ट किया जा रहा है सरकार द्वारा, और लगातार जो है जिस तरह से उसमें पैसों में बढ़ोतरी की गई है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो बैकफुट पर थे। जब 1000 महिला सम्मान योजना दिया गया तो आपको भी लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये योजना अगर कारगर सिद्ध हो गई इनकी, तो आप लोग भी कहीं ऐसा ना हो बैकफुट पर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने भी तो गोगो दीदी योजना लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं ठीक है जी, आप ये दे रहे हैं हम ये देंगे, और आप इतना दे रहे हैं तो हम 2100 देंगे, अब इसके एवज में 2500 दे दिया जाएगा। लेकिन जो इसका बर्डन है, इसका बर्डन किस पर पड़ेगा? इसका बर्डन तो सरकार पर ही पड़ेगा ना। ये पैसा फिर कहाँ से आएगा? ये पैसा तो फिर आम जनता से निकाला जाएगा। और आपने देखा कि किस तरह से फ्री का रेवड़ी बांट के हिमाचल में क्या हुआ था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की चीज़ें करने से
सरकार पर असर पड़े और फिर सरकार का भट्टा बैठ जाए? देखिए, ये सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि उसकी रिसोर्सेज क्या हैं और जो योजना की घोषणा उन्होंने की है उस पर कितना खर्च आएगा। अभी तो हम सत्ता में नहीं हैं, हम सत्ता में आएंगे, सारी चीज़ों का आकलन करेंगे और निश्चित रूप से जो कहा है उसको पूरा करके दिखाएंगे। और आपने अच्छा कहा कि गोगोदी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने भी गौर किया होगा, और चूँकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं तो इस पर ध्यान जाना भी चाहिए कि कुल जमा 5 वर्षों में एक योजना ऐसी है इनके खाते में जिसको लेकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। बाकी कोई इनके खाते में उपलब्धि नहीं है, नहीं तो अन्य योजनाओं की भी चर्चा करते। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी राज्य में 2015 से 19 तक, तो आपको याद होगा किसानों को हम प्रति एकड़ 5,000 रुपये सहायता राशि दिया करते थे और अधिकतम 25,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती थी। उसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण का जो विषय है, आज जो ये 1,000 रुपये की बात कर रहे हैं, 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम पर कराने पर मात्र 1 रुपये का शुल्क लगता था। इस सरकार ने आते ही इन दोनों योजनाओं को स्क्रैप किया, क्योंकि उनको लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। जबकि देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ अच्छी योजनाएं अगर राज्य की जनता के हित में चल रही हो तो उसको कंटिन्यू करना हर सरकार का दायित्व होता है। लेकिन कोई अगर विद्वेष की भावना से ही सरकार में बैठा हो कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और कुछ अपनी ओर से नया लेकर आएंगे और उसको हम अपनी उपलब्धि बताएंगे, तो आप प्रश्न कीजिएगा जो आपके सत्ताधारी पक्ष से लोग जुड़ेंगे कि कुल जमा सिर्फ एक योजना है जिसका ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, बाकी योजनाओं का ये नाम तक नहीं लेते। घोषणा पत्र इनका उठा के देख लीजिएगा, कभी लेके बैठ जाइएगा, पूछिएगा उन लोगों से कि इस घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे कांग्रेस पार्टी सहित अन्य आपके जो सहयोगी दल हैं उन लोगों ने कौन कौन से घोषणा पत्र में बोले गए बातों को पूरा किया। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रदीप सिन्हा जी, एक चीज़ और भी है। बीजेपी की बात कर लें अगर हम, तो बीजेपी अभी कितनी तैयार है चुनाव को लेकर, क्योंकि समय कम है, चुनौती ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी कितनी तैयार है इस चुनौतियों से निपटने के लिए? क्योंकि जब लिस्ट जारी होगी तो कई लोग नाराज भी होते हैं, कई लोग नाम ना होने से खफा भी हो जाते हैं। तो देखा जाता है कि वो लोग जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया, कई जगहों पर देखा जाता है। तो बीजेपी कितना तैयार है इन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए? देखिए, ऐसी अगर परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो कोई ये पहली बार नहीं होगा और अंतिम बार भी नहीं होगा, हमेशा होता आया है। और पार्टी के अंदर मैकेनिज्म है जो इन चीज़ों पर ध्यान रखती है, बातचीत भी करती है अपने कार्यकर्ताओं से। किसी की नाराजगी है किसी विषय पर तो उससे बातचीत करके उसका समाधान करना, और कार्यकर्ता के मन में कोई अगर डाउट है किसी विषय पर तो उस डाउट को क्लियर करने की भी एक मैकेनिज्म है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के कंधे पर यह जिम्मेदारी है वो लोग इस इशू को लेकर भी सचेत होंगे कि ऐसी परिस्थितियां आए तो हमें क्या करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी ही नहीं देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ गई और कोई बड़ा ब्रेकअप हो गया, इस तरह की बात नहीं होती। कुछ एक कार्यकर्ता नाराज होते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं पार्टी से या व्यक्तिगत भी होती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई है। और आगे भी हमारे कार्यकर्ता जो इतने समझदार कार्यकर्ता होते हैं, चूंकि लंबा अनुभव है कामकाज का और पार्टी की कार्यशैली का, परिपाटी का, तो वैसा कोई कदम कोई कार्यकर्ता उठाएगा भी नहीं कि पार्टी को ही नुकसान पहुंचे। अच्छा, घुसपैठियों का मामला काफ़ी चल रहा था, आप लोगों ने काफ़ी जोर शोर से उठाया, लेकिन अब धीरे धीरे वो मामला कहीं ना कहीं अब उस पर आप लोग उतना नहीं खेल रहे हैं जितना खेलना चाहिए था। क्या ऊपर से आला कमान का आदेश आया है कि भैया अगर इस पर खेलोगे तो फिर ये लोग जो है केंद्र को भी घेरेंगे, तो भी थोड़ा शांत हो जाओ? ये मामला विशुद्ध रूप से संथाल परगना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और अगर उस इशू को हम इधर उठाएं तो आप बताएं कि इस इशू को उठाकर इधर उठा के फायदा क्या होगा। जब सेकंड फेज में संथाल परगना का इलेक्शन होना है तो आप देखेंगे इस मुद्दे को हम प्रमुखता से उठाएंगे, क्योंकि ये गंभीर विषय है। आदिवासियों की घटती संख्या को लेकर जो हमारी चिंता है उसको हम रोकना चाहते हैं, और जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर, जो गलत ढंग से उन लोगों ने आधार कार्ड, पहचान पत्र बनवा लिए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करना। और आपने देखा होगा उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है इसकी, और उच्च न्यायालय ने कमेटी बनाकर सारी चीज़ों की रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो राज्य सरकार के भी अधिकारी रहेंगे, केंद्र के भी अधिकारी रहेंगे, और जब एक बार रिपोर्ट होगी तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड गवर्नमेंट की हठधर्मिता थी कि हमारे यहाँ तो कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ ही नहीं, इस बात से इनकार करते रहे, एफिडेविट तक दिया कोर्ट में, कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया इनकी बातों को। लेकिन जब एक बार कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से सरकार
अब चूंकि किसकी बनेगी 2 महीने के बाद, हालांकि हम आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से हमारे बड़े नेताओं ने जो कहा है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू करेंगे। कितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे? मान लीजिए अगर आपकी सरकार बनती है, 1% मान लेते हैं आपकी सरकार बन रही है, तो ऐसे में कितनी जल्दी आप कार्रवाई पर उतरेंगे, कितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि काफ़ी उठाया गया इस मामले को, काफ़ी हो हल्ला हुआ इस मामले को लेकर, काफ़ी तीखी जो है आरोप प्रत्यारोप तीखा देखा गया दोनों ही तरफ से, इंडिया अलायंस हो चाहे फिर एनडीए हो। तो ऐसे में आप लोग कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं अगर आप लोग की सरकार आ जाती है तो? या फिर आप लोग भी सोचेंगे नहीं जी चलो ठीक है 5 साल रुकते हैं, 5 साल लास्ट टाइम में जब फिर चुनाव आएगा तो फिर देखा जाएगा? देखिए, मामला चूंकि न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए मैं समझता हूं कि अब सरकार के परव्यू से बाहर हो गई है बात। सरकार अपना पक्ष रखेगी कोर्ट में, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार ने अपना पक्ष रखा, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उस तरह से पक्ष नहीं रखेंगे। हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो संख्या है वहाँ वो सारी फैक्ट्स रखेंगे, इन्फिल्ट्रेट कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे डेमोग्राफी चेंज हुई है, किस तरह से उन लोगों ने राजनीतिक अधिकार छीने आदिवासियों के, कैसे उनकी भूमि कब्जाई, इन सारी बातों का उल्लेख होगा। और आपने बढ़िया प्रश्न किया कि टाइमिंग क्या होगा। तो एक बार न्यायालय में चूंकि इस विषय है ये, तो न्यायालय भी जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस पर विचार करने के उपरांत सरकार को क्या निर्देश देती है, ये अहम होगा कि उसके बाद फिर जो बिंदु है उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है प्रदीप सिन्हा जी, देखिए यहाँ पर बात की जाए, बीजेपी अभी जितना, अभी कुछ 1 महीने पहले की बात कर लें या हम 15-20 दिन पहले से की बात कर लें, तो जितना एक्टिव मोड में थी और जिस तरह से उस सरकार को घेर रही थी, लेकिन अभी उतना एक्टिव नहीं दिख रही। मतलब आपके यहाँ हलचल तेज है, लगातार मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन एक जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा था, जिस तरह से घेरेबंदी की गई थी, जिस तरह से एक चक्रव्यूह बनाया गया था, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे, काफ़ी तरह के बयान सुनने को मिले, इधर कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, ना ही सुनने को मिल रही। ऐसा क्यों है? बीजेपी अभी क्या सोच रही है? बीजेपी अभी क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी को अभी और भी मुद्दे तलाश रही है बीजेपी? देखिए, एक तो पर्व त्योहार का समय था, नवरात्रि का समय था, तो 10 दिन तो बहुत व्यस्तताएं होती हैं लोगों की। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपने जरूर कवर किया होगा रांची में जो युवा मोर्चा की रैली निकली थी। सरकार से हमने प्रश्न किया था कि आखिर 5 लाख नौकरियों की बात जो थी वो कहाँ गई, या फिर जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 और ग्रेजुएट को 5,000, तो विषय आपने भुला दिए। तो इसको लेकर हमारा आंदोलन पहले भी जारी था, अब भी जारी है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए हैं, हम बैठने वाले कार्यकर्ता भी नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर जब चिंतन मनन होता है तो अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारा कौन सा विभाग, चूंकि हमारे यहाँ 7 मोर्चा भी हैं, किसानों का विषय हो, पिछड़ा का विषय हो, या फिर महिलाओं का विषय हो, युवाओं का विषय हो, सभी अलग अलग मुद्दे उठाने के लिए अलग अलग विंग्स हैं हमारे पास। तो अलग अलग जो भूमिकाएं इसलिए तय की गई हैं कि समाज के सभी वर्गों तक हमारी पहुंच हो, समाज के सभी वर्गों की जो आवाज होनी चाहिए, जो उनका दुख दर्द है वो हम किस तरह से एड्रेस करें। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम बैठ गए हैं। ठीक है, थोड़ा त्योहारों का समय था और अब चूंकि चुनावी तैयारियां एकदम बिल्कुल सिर पर है, तो बैठकों का दौर है, नेताओं का चल रहा है, सीट फाइनलाइज करना है, गठबंधन की चीज़ों को तय करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही नॉमिनेशन होगा उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी आपको दिखेगी, और हमारे कार्यकर्ता किस आक्रामक ढंग से इस सरकार को घेरेंगे इसको भी आप देखेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, अभी ऐसी ही सरगर्मी देखने को मिलेगी पार्टी कार्यालय में। जो है किस तरह से इस वक्त देख रहे होंगे हलचल बड़ी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, क्यों ना हो, सभी की पार्टी कार्यालय में हलचल तेज हो गई। लेकिन बीजेपी एकदम एक्टिव मोड में है। वहीं बात की जाए इंडिया अलायंस की, अभी उतना एक्टिव मोड में नहीं दिख रहा। अब देखते हैं कि कब वो एक्टिव मोड में आते हैं और कितनी सीटें इंडिया अलायंस में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये भी साफ हो जाएगा अभी कुछ दिन बाद। लेकिन अभी देखना होगा कि एनडीए की भी कितनी सीटें, किसको कितनी सीटें मिलते हैं, ये भी साफ होना बाकी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।